हेलो गाइस, आई वेलकम यू ऑल टू माय चैनल एस्केलेट एकेडमी एजुकेटिंग इंडिया इन अ लूसिड वे। मैं माई सेल्फ अमित वर्मा और मैं आपका स्वागत करता हूं अपने चैनल पर। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं डिज़ाइन ऑफ स्टील स्ट्रक्चर्स, जिसमें हम कंप्रेशन मेंबर्स पढ़ेंगे। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर। और स्टार्ट करने से पहले श्री राम स्वरूप मेमोरियल यूनिवर्सिटी के सभी स्टूडेंट्स का मैं स्वागत करता हूँ अपने चैनल पर। और हम आई होप आप सभी लोग घर में सेफ़ होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। और आपके एंड सेमेस्टर एग्जाम्स आने वाले हैं, तो गाइस प्लीज़ स्टार्ट स्टडिंग। सो अगर आप मुझसे कनेक्ट होना चाहते हैं तो ये मेरा व्हाट्सएप अकाउंट है, दिस इज़ माय फेसबुक आईडी, ये माय ट्विटर है और ये मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट है। आप मुझे यहाँ पर फॉलो कर सकते हो। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं कंप्रेशन मेंबर्स लेक्चर फर्स्ट। सबसे पहले देखते हैं, हम छोटे छोटे टर्म्स देख लेते हैं कि कंप्रेशन मेंबर्स में कौन कौन से कंप्रेशन मेंबर्स होते हैं और वो हम पढ़ लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले आता है स्ट्रट। स्ट्रट क्या होता है? स्ट्रट एक कॉमनली यूज कंप्रेशन मेंबर्स होता है जो रूफ ट्रसेस में इस्तेमाल किया जाता है और जिस पर बेंडिंग मोमेंट ज़ीरो होता है। ठीक है, यहाँ पर बेंडिंग मोमेंट ज़ीरो होता है और ये एक वर्टिकल पोजीशन में रहता है और इंक्लाइंड पोजीशन में भी रह सकता है इन अ रूफ ट्रस। तो ये आप यहाँ पे ये फिगर देख सकते हो, दिस इज़ अ स्ट्रट और ये एक इंक्लाइंड मेंबर के तौर पर यहाँ पर इस्तेमाल किया गया है और इसको हम एक वर्टिकल पोजीशन पे भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, तो और एक चीज़ और याद रखिएगा कि कंप्रेशन मेंबर्स में एक्सियल कंप्रेशन भी आता है और बेंडिंग भी आ सकती है। ठीक है, तो ये तो हो गया हमारा स्ट्रट। नेक्स्ट देखते हैं सेकेंड इज कॉलम। कॉलम एक स्ट्रक्चरल मेंबर है जिसमें सिर्फ और सिर्फ कंप्रेशन ही आता है। ठीक है, और इसमें बेंडिंग मूवमेंट एग्जिस्ट कर सकता है। ठीक है, बेंडिंग मूवमेंट भी इसमें आ सकता है जब कभी भी किसी भी कॉलम में, अगर आप इस तरीके से कोई कॉलम है और इसमें आप देख सकते हो कि अगर एसेंट्रिक लोड लगा हुआ है। ठीक है, अगर एसेंट्रिक लोड लगा है यानी कि सीजी से कुछ दूरी पर लोड लगा हुआ है तो यहाँ पर एक बेंडिंग भी क्रिएट हो जाती है कॉलम में। ठीक है, तो कॉलम में बेंडिंग मूवमेंट भी एग्जिस्ट करता है किसी हद तक। उसके बाद इट इज़ यूज फॉर कंप्रेशन, या किसी भी फ्रेम के कंप्रेशन में इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर आरसीसी के स्ट्रक्चर्स में या स्टील फ्रेम में भी इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। अगला देखते हैं ट्रसेस क्या है। इट इज़ अ स्ट्रक्चर इन विच मेंबर्स सब्जेक्टेड टू टेंशन, या तो मेंबर्स टेंशन में आएगा या तो कंप्रेशन में आएगा। ठीक है, और ट्रस में इतना याद रखिएगा बेंडिंग मोमेंट हमेशा ज़ीरो होता है हर जगह पर। ठीक है, तो एक तरीके का ट्रस आप देख सकते हो, कुछ इस तरीके का ट्रस होता है। ठीक है, हमने आपसे पहले जब रूफ ट्रस पढ़ा था तो उसमें आपको दिखाया था कि कुछ इस तरीके से ये रूफ ट्रस हो सकता है। ठीक है, तो आइए अगला देखते हैं स्टैंशियन। वर्टिकल मेंबर्स जो स्टील बिल्डिंग में होते हैं उनको हम स्टैंशियन कहते हैं। ठीक है, फिर आता है बूम। बूम एक प्रिंसिपल कंप्रेशन मेंबर होता है यहाँ पे, जो कि एक क्रेन में लगाया जाता है, क्रेन में इसका इस्तेमाल होता है। ये आप स्ट्रक्चर देख सकते हो जैसे कि, तो ये जो आप देख रहे हो ट्रस टाइप का स्ट्रक्चर जो आपको देख रहा है, दिस इज कॉल्ड एज बूम और इसमें ये भी एक कंप्रेशन मेंबर के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, अगला आता है फ्रेम। स्ट्रक्चर विच इज सब्जेक्टेड टू बेंडिंग मूवमेंट एज वेल एज टेंशन और कंप्रेशन। ठीक है, तो फ्रेम में आप देख सकते हो बेंडिंग भी आ सकता है और टेंशन या कंप्रेशन दोनों ही चीज़ें आ सकती हैं। तो फ्रेम किस तरीके का, इस तरीके का कोई भी फ्रेम, नॉर्मल फ्रेम आप ले सकते हो, तो उसमें आपका बेंडिंग मूवमेंट भी एग्जिस्ट करेगा और टेंशन और कंप्रेशन दोनों चीज़ आ सकती हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं कि मोड्स ऑफ फेलियर ऑफ कॉलम। कॉलम हमें पता है फेल करेगा। अब किस किस कंडीशन में कौन कौन सी कंडीशंस होती हैं जिसमें कॉलम फेल करता है, आइए देख लेते हैं। सबसे पहले फेल करता है लोकल बकलिंग, फिर आता है फ्लेक्सुरल बकलिंग, फिर है टॉर्शनल बकलिंग, फिर आता है फ्लेक्सुरल टॉर्शनल बकलिंग, फिर आता है एंड में स्क्वैशिंग। ठीक है, अब लोकल बकलिंग, ये कौन कौन सी बकलिंग होती है सबसे पहले देख लेते हैं। बकलिंग क्या होती है? हमें पता है जब किसी भी कॉलम में इस तरीके से अगर लोड लग रहा होता है, मान लीजिए कि कोई कॉलम है और इसमें अगर लोड लग रहा है इस तरीके से, तो कॉलम कुछ इस तरीके से बेंड हो जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से जो बेंडिंग होती है कॉलम की, यही कहलाती है बकलिंग ऑफ कॉलम। ठीक है, जैसे कि आरसीसी में आपने पढ़ा होगा कि जो बार्स हैं वो इस तरीके से बकल कर जाते हैं। ठीक है, ये बार्स इस तरीके से बकल कर जाते हैं तो इनको किसी से ट्रांसफ़र रिइंफोर्समेंट से इनको इस तरीके से बांध दिया जाता है ताकि ये बकल ना करें। ठीक है, तो ये चीज़ कहलाती है बकलिंग। अब सबसे पहले आता है लोकल बकलिंग। लोकल बकलिंग क्या होती है? जब कभी भी कुछ फोर्सेस एक किसी पॉइंट पर कॉन्सेंट्रेट हो जाते हैं। ठीक है, एक मान लीजिए ये कॉलम है और ये फोर्सेस यहाँ पर कॉन्सेंट्रेट हो गए, तो यहाँ पर फोर्सेस या स्ट्रेसेस कॉन्सेंट्रेट हो जाने के बाद जो यहाँ का मेंबर होता है ये इस तरीके से कुछ बेंड हो जाता है। ठीक है, तो ये कहलाती है लोकल बकलिंग। लोकल मतलब एक पर्टिकुलर एरिया पर जो बकलिंग होती है कॉलम की, वो कहलाती है लोकल बकलिंग।
फिर आता है फ्लेक्सुरल बकलिंग। फ्लेक्सुरल बकलिंग मतलब फ्लेक्सुरल टर्म का मतलब क्या है, बेंडिंग। अब अगर बेंडिंग के कारण जो बकलिंग हो रही है वो कहलाती है फ्लेक्सुरल बकलिंग। अगर कॉलम में टॉर्शन आ रहा है उसके कारण जो बकलिंग होती है वो कहलाती है टॉर्शन बकलिंग। और अगर बेंडिंग और टॉर्शन दोनों ही एक साथ आ रहा है तो वो कहलाता है फ्लेक्सुरल एंड टॉर्शनल बकलिंग। और फिर एंड में आता है स्क्वैशिंग। हम देखते हैं अलग अलग क्राइटेरिया पढ़ लेते हैं क्या क्या चीज़ होती हैं। सबसे पहले देखते हैं लोकल बकलिंग। ठीक है, लोकल बकलिंग में फेलियर अकर्स ऑफ वन और मोर इंडिविजुअल प्लेट एलिमेंट। जैसे कि अगर स्टील सेक्शन में हम देखें, अगर आपका आई सेक्शन है, ठीक है, या तो इसमें फ्लेंज, दिस इज कॉल्ड एज फ्लैंज, दिस इज कॉल्ड एज वेब। ठीक है, इसको फ्लैंज कहते हैं और इसको वेब कहते हैं। तो या तो फ्लैंज, कोई भी प्लेट एलिमेंट इंडिविजुअली फेल कर सकता है, या तो फ्लैंज फेल कर जाए, या तो वेब फेल कर जाए, या तो याला फ्लैंज फेल कर जाए। ठीक है, तो किसी भी मेंबर पे लोकल बकलिंग हो सकती है। फिर आता है फ्लेक्सुरल बकलिंग। ये अकर करती है एक्सेसिव डिफ्लेक्शन इन द प्लेन ऑफ वीकर प्रिंसिपल एक्सिस, यानी कि जो वीकर प्रिंसिपल एक्सिस होता है उसके अबाउट कॉलम जो है इस तरीके से बेंड कर जाता है। ठीक है, तो और वो बेंडिंग के कारण, वो मूवमेंट के कारण में बेंड कर जाता है। तो दिस इज कॉल्ड एज फ्लेक्सुरल बकलिंग। फिर आता है स्क्वैशिंग। जब लेंथ बहुत ही स्मॉल होती है कॉलम की एंड जो कंपोनेंट प्लेट एलिमेंट्स होते हैं उनको प्रिवेंट किया जाता है लोकल बकलिंग ना हो, उस जिस कारण हेंस द कॉलम विल जो है उस कॉलम की फुल स्ट्रेंथ अचीव हो जाएगी। तो वही चीज़ कहलाती है स्क्वैश लोड। जो फुल स्ट्रेंथ जो उस समय अटेन हो रही होती है कॉलम की वो कहलाती है स्क्वैश लोड। और स्क्वैश लोड क्या होता है, नथिंग बट यील्ड स्ट्रेस इनटू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। तो आपको स्क्वैश लोड मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ आप देख सकते हो इस फिगर में, जैसे कि ये दिस इज ये जनरल बकलिंग है। बकलिंग डायरेक्शन कुछ इस आप देख सकते हो, आई सेक्शन का कॉलम है तो ये कुछ इस तरीके से बकल कर गया। अब लोकल बकलिंग क्या है, ये एक पर्टिकुलर एरिया पर, ये आप देख सकते हैं यहाँ पर स्ट्रेस का कॉन्सेंट्रेशन हुआ तो यहाँ पर ये आपका लोकल स्ट्रेसेस जनरेट हो गई, यहाँ पर इतनी सारी हुई कि यहाँ पे कॉलम खुद ही अंदर से बकल कर गया। तो ये कहलाता है लोकल बकलिंग। और ये आप आई सेक्शन में इधर से देख सकते हो कि टॉप फ्लैंज जो है यहाँ पर देख सकते हैं आप, एक हल्की सी बेंडिंग आ गई है। ठीक है, नीचे और ऊपर दोनों जगह बेंडिंग आ गई है। तो ये चीज़ कहलाती है लोकल बकलिंग का एग्जाम्पल ये है। ठीक है, अब इसी तरीके से हम देख सकते हैं कि अगर ये कॉलम है, अगर आई सेक्शन का कॉलम है, ठीक है, और इस पर अगर लोड लगाए इस तरीके से, तो अब अगर कॉलम स्क्वैशिंग क्या होती है, स्मॉल लेंथ में होती है। स्मॉल लेंथ यानी कि अगर कॉलम की लेंथ स्मॉल है तो उसमें स्क्वैशिंग होगी। तो कुछ इस तरीके से आप स्क्वैशिंग देख सकते हो कॉलम में होती है। ठीक है, और फ्लेक्सुरल बकलिंग कैसे होती है देख सकते हैं, लोड लगा कॉलम इस तरीके से बेंड हो गया। फिर अगला आता है टॉर्शनल बकलिंग। टॉर्शन मतलब इस आई सेक्शन में टॉर्शन लग रहा है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं ये चीज़ नीचे झुक गई है और ये चीज़ इस तरीके से हो गई है, यानी कि इसमें टॉर्शन एक तरीके का जनरेट हो गया है, तो जिसके कारण ये कॉलम बकल कर रहा है। ठीक है, और नेक्स्ट आती है आपकी लोकल बकलिंग। लोकल बकलिंग में आप देख सकते हैं इस जगह पर स्ट्रेस कॉन्सेंट्रेशन होने के कारण कॉलम हमारा बकल कर गया। ठीक है, अगला फिर देख लेते हैं टॉर्शनल बकलिंग क्या है। दिस टाइप ऑफ फेलियर कॉज बाय ट्विस्टिंग अबाउट लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस ऑफ द मेंबर एंड इट कैन अकर ओनली इन डबली सिमेट्रिकल क्रॉस सेक्शन विद वेरी स्लेंडर क्रॉस सेक्शनल एलिमेंट, यानी कि जो क्रॉस सेक्शनल एलिमेंट्स हैं वो बहुत ही स्लेंडर शेप में है। फिर आती है फ्लेक्सुरल टॉर्शनल बकलिंग, यानी कि जिसमें फ्लेक्सुरल और टॉर्शन यानी कि बेंडिंग और टॉर्शन दोनों ही आए, तो उस तरीके की बकलिंग कहलाती है फ्लेक्सुरल टॉर्शनल बकलिंग। ठीक है, एंड दिस टाइप ऑफ फेलियर अकर करता है अनसिमेट्रिकल क्रॉस सेक्शंस में एंड सिंगली सिमेट्रिकल क्रॉस सेक्शन में ये अकर कर सकता है। ठीक है, तो अब देखते हैं हम कुछ कॉमन सेक्शंस ऑफ कंप्रेशन मेंबर्स। कौन कौन से कॉमन सेक्शंस होते हैं कंप्रेशन मेंबर्स के। सबसे पहला होता है स्ट्रक्चरल स्टील सेक्शन, फिर आता है आपका बिल्टअप सेक्शन। तो स्ट्रक्चरल स्टील सेक्शन वो सेक्शन जो हमें फैक्ट्री से डायरेक्टली मिलते हों, जैसे कि हमें जैसे कि हो गया आपका रोल्ड सेक्शन। ठीक है, जैसे कि रोल्ड सेक्शंस जो हमें फैक्ट्री से डायरेक्टली मिल जाते हैं, तो वो आप क्या हो गए स्ट्रक्चरल स्टील एलिमेंट्स। और बिल्टअप सेक्शन मतलब हम कुछ प्लेट्स को आपस में जोड़ करके फिर हम उसको एक नया सेक्शन तैयार कर रहे हैं। ठीक है, ऐसा सेक्शन जो हमें मार्केट में या फिर फैक्ट्री में प्रोड्यूस करना थोड़ा सा इम्पॉसिबल हो जाता है, क्योंकि हमें अधिक स्ट्रेंथ चाहिए और एक पर्टिकुलर शेप और एक पर्टिकुलर साइज़ का हमको मेंबर चाहिए। तो वो मेंबर हमको कहाँ से हम मेंबर हम क्रिएट कर सकते हैं जब दो या दो से अधिक प्लेट्स को आपस में जोड़ दें। ठीक है, तो वो सेक्शन कहलाते हैं बिल्टअप सेक्शंस।
तो फिर आइए देख लेते हैं। सब पहला ए है स्ट्रक्चरल एलिमेंट्स, ये जैसे कि 2 एंगल सेक्शंस हो गए, ये आई सेक्शन, दिस इज ऑल्सो आई सेक्शन, आप इस तरीके के सेक्शन देख सकते हो, और ये हॉलो सर्कुलर सेक्शन। और बी से ये आपके सॉलिड वेब सेक्शंस आप देख सकते हो कुछ इस तरीके से, जैसे कि आपने प्लेट जोड़ कर के, ये अलग अलग प्लेट्स हैं, ये प्लेट अलग है, ये प्लेट अलग है, ये प्लेट, इनको जोड़ करके आपने एक सेक्शन बनाया है, तो ये आपके कहलाएंगे बिल्टअप सेक्शंस। तो बी और सी जितने भी सेक्शंस हैं ये आपके सभी बिल्टअप सेक्शंस हैं। यहाँ पे आप सभी देख सकते हैं कि आपने 2 या 3 या से अधिक प्लेट्स को आपने जोड़कर इसको बनाया हुआ है, ठीक है। ये हमें तब आवश्यकता पड़ती है जब हमको लोड जो रेजिस्ट कराना होता है वो बहुत ही ज़्यादा लोड उसको हमें रेजिस्ट कराना होता है स्ट्रक्चरल मेंबर पे, तो हम इस तरीके के या बिल्टअप मेंबर्स या सेक्शंस को इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। फिर देख लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, जैसे कि एक ट्यूबुलर सेक्शन ज़्यादा इकोनॉमिक एफिशिएंट होता है एंड इकोनॉमिकल होता है, एंड इट इज़ फ्री टू बकल इन एनी डायरेक्शन। जैसे कि कोई ट्यूब है, यानी कि अगर हॉलो सेक्शन है, ठीक है, तो हॉलो सेक्शन ज़्यादा इकोनॉमिकल होगा एज़ कम्पेयर टू आपका सॉलिड सेक्शन, ठीक है। अगर हम एक स्टील का ट्यूबुलर सेक्शन लें और उसी अमाउंट स्टील का हम सॉलिड सेक्शन लें, तो हमारा जो अधिक एफिशिएंट सेक्शन होगा वो ट्यूबुलर सेक्शन ही होगा, ठीक है। फिर देख लेते हैं रेडियस ऑफ गायरेशन आर ऑफ द ट्यूबुलर सेक्शन हर डायरेक्शन में सेम रहेगा, और ट्यूबुलर सेक्शन की हाई लोकल बकलिंग स्ट्रेंथ होती है। उसके बाद ट्यूबुलर सेक्शंस आर सूटेबल फॉर मीडियम लोड, यानी कि अगर उन पर जो मीडियम लोड होता है वही वो रेजिस्ट कर सकता है, ठीक है। उसके बाद देखते हैं अ सॉलिड राउंड बार हैविंग क्रॉस सेक्शनल एरिया इक्वल टू दैट ऑफ अ ट्यूबुलर सेक्शन। एक सॉलिड, मैं जैसे कि मैंने अभी आपको बताया, एक सॉलिड बार है और एक ट्यूबुलर सेक्शन है, ठीक है। तो तो जो आपका ट्यूबुलर सेक्शन होगा वो अधिक लोड रेजिस्ट कर पाएगा और अधिक मोस्ट एफिशिएंट होगा और इकोनॉमिकल होगा एज कम्पेयर टू सॉलिड बार सेक्शन, ठीक है, ठीक है। और इसका रेडियस ऑफ गायरेशन आर मच स्मॉलर होता है दैन दैट ऑफ ट्यूब, ठीक है। तो सॉलिड राउंड बार इज लेस इकोनॉमिकल दैन अ ट्यूबुलर सेक्शन। आप एंड में हमें ये चीज़ मिल सकती है। तो अधिक बार ये पूछा जा सकता है ऐसा क्यों होता है, तो आप यहाँ पर बता सकते हो इधर, क्योंकि आर इज मच स्मॉलर दैन दैट ऑफ ट्यूब, ठीक है। यानी कि ट्यूब का जो रेडियस ऑफ गायरेशन होता है वो अधिक होता है एज कम्पेयर टू सॉलिड सर्कुलर सेक्शन, ठीक है। अब जब स्ट्रक्चरल मेंबर की लेंथ अबाउट 3 मीटर होती है, देन तब द कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ रॉड्स एंड बार्स आर वेरी स्मॉल एंड सिंगल एंगल सेक्शंस आर रेयरली यूज्ड एक्सेप्ट इन लाइट रूफ ट्रसेस बिकॉज ऑफ एसेंट्रिसिटी एट द एंड कनेक्शंस। उसके बाद टी सेक्शंस आर ऑफन यूज्ड इन रूफ ट्रसेस। रूफ ट्रसेस में टी सेक्शंस का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। उसके बाद हम देख लेते हैं इफेक्टिव लेंथ। हमारे पास एक टेबल दी हुई है जो हमने IS कोड से ली हुई है, तो यहाँ पर इफेक्टिव लेंथ मेंबर्स की दे रखी है, ठीक है। तो आपको ये सभी लेंथ याद होनी चाहिए, और मेजरली आपको 1 2 3 4 लेंथ तो बहुत ही ज़रूरी से याद होनी चाहिए, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 8वीं 7th भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इफेक्टिव लेंथ क्या है, यहाँ पे IS कोड ने 2 वैल्यूज़ दे रखी हैं, एक थ्योरेटिकल वैल्यू दे रखी है और एक रिकमेंडेड वैल्यू दे रखी है, ठीक है। तो जो थ्योरेटिकल वैल्यू है उसका हम इस्तेमाल करते हैं सोम में, हम एज डिज़ाइन करते समय हम, और बट जब डिज़ाइन करते हैं उस समय हम IS कोड की वैल्यू को रिकमेंड करते हैं, यानी कि उसको हम लेकर काम करते हैं या डिज़ाइन करते हैं। अब देख लेते हैं, अगर लेस्ड कॉलम है, हम बताएंगे आपको कि लेस्ड कॉलम क्या होता है। जैसे कि अगर 2 सेक्शंस को हम आपस में अगर जोड़ना है, ठीक है, तो हम इस तरीके से कुछ लेसिंग्स लगा देते हैं कॉलम में, तो ये कहलाती हैं लेसिंग्स, ठीक है। तो हम इसके बाद में आगे डिस्कस करेंगे कि लेसिंग के डीप में पढ़ेंगे। तो पहले अगर लेस्ड कॉलम होता है तो उसके लिए हम इतना याद रखिएगा, उसके लिए हम इंक्रीज़ करते हैं अब वैल्यूज़ को 5% से, और अगर बेटेंड कॉलम है तो उसके लिए हम इंक्रीज़ करते हैं 10% से। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अक्सर एग्जाम्स में पूछ दिया जाता है, कंपेरेटिव एग्जाम्स में डायरेक्टली पूछा जाता है, ठीक है। Values of IS code is slightly larger than theoretical value account for 100% fixity at the support। अब आप देख सकते हो यहाँ पर ये थ्योरेटिकल वैल्यूज़ दे रखी हैं और ये आपको रिकमेंडेड वैल्यूज़ दे रखी हैं। आप देख सकते हो कि रिकमेंडेड वैल्यूज़ की वैल्यू थ्योरेटिकल वैल्यू से थोड़ी ज़्यादा है। क्यों? टू अकाउंट फॉर फिक्सिसिटी एट द सपोर्ट पर 100% फिक्सिसिटी होने के लिए ही हमने रिकमेंडेड वैल्यूज़ ज़्यादा एडॉप्ट करी हुई हैं जो एज़ पर थ्योरेटिकल वैल्यूज़ हैं, ठीक है। तो आप यहाँ पे अलग अलग कंडीशंस दे रखी हैं, जैसे कि इफेक्टिव, अगर एंड कंडीशन है,
इफेक्टिवली हेल्ड इन पोजीशन एंड रिस्टेन्ड अगेंस्ट रोटेशन एट बोथ द एंड्स, यानी कि अगर दोनों तरफ हमारा या एक तरफ फिक्स है, दोनों तरफ ही अगर फिक्स है हमारा, तो क्या होगी वैल्यू उसकी 0.5 L, यानी कि वैल्यू L है तो L से हाफ हो जाएगी, ठीक है। और अगर इफेक्टिवली हेल्ड इन पोजीशन एट बोथ एंड्स एंड रिस्टेन अगेंस्ट रोटेशन एट वन एंड, ठीक है, यानी कि रिस्टेन अगेंस्ट रोटेशन है तो क्या होगा, एक एंड फिक्स्ड है और एक एंड हिंज है, तो क्या वैल्यू हो जाएगी 0.7 L। तो इस तरीके से वैल्यूज़ दी हुई हैं और ये कंडीशंस दी हुई हैं, आप ये वैल्यूज़ लर्न कर सकते हो। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वैल्यूज़ हैं, ये आपके सोम में हो चाहे आरसीसी हो चाहे कॉलम हो, उसमें इसमें यूज़ आता है इनका, ठीक है। तो देख लेते हैं। अब एक कुछ नोट है, लोड कैपेसिटी ऑफ कॉलम डिपेंड्स अपॉन एंड कंडीशन, ठीक है। जो लोड कैपेसिटी कितना लोड कॉलम सहन कर सकता है वो डिपेंड करता है आपका एंड कंडीशन पे, जैसे कि हमने अभी आपको कंडीशन बताई ये एंड कंडीशंस पे, तो इस पे डिपेंड करेगा। एंड स्ट्रॉन्गेस्ट कॉलम वो होता है जिसमें बोथ एंड्स फिक्स्ड होते हैं, ठीक है। और मोस्ट एफिशिएंट क्रॉस सेक्शन कंप्रेशन रेजिस्ट करने में क्या कौन सा होता है, एक थिन हॉलो सर्कुलर सेक्शन, ठीक है। थिन हॉलो सर्कुलर सेक्शन कंप्रेशन को रेजिस्ट करने में बहुत ही अच्छा होता है। और 4 एंगल बॉक्स सेक्शन भी कंप्रेशन रेजिस्ट करने में बहुत ही अच्छा होता है। क्यों? एज MOI दैट इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज मैक्सिमम, सो लोड कैरिंग कैपेसिटी विल ऑल्सो बी मैक्सिमम। उसके बाद मोस्ट एफिशिएंट सेक्शन इन रेजिस्टिंग बेंडिंग। अब पहले बात थी कंप्रेशन की, अब बात आती है बेंडिंग की। तो बेंडिंग को रेजिस्ट करने में जो मोस्ट सूटेबल सेक्शन होता है वो होता है आई सेक्शन, ठीक है, जिसका फॉर किसी भी क्रॉस सेक्शनल एरिया का जो आपका दिया हुआ है। एंड सेक्शन मॉडुलस एंड प्लास्टिक मॉडुलस आर मैक्सिमम फॉर आई सेक्शन, ठीक है, देख सकते हैं आप। और ये वैल्यू दे रखी है सिग्मा SC की, दैट इज परमिसिबल स्ट्रेस इन एक्सियल कंप्रेशन की वैल्यू कुछ इस फॉर्मूले से निकालते हैं, ये हमने IS कोड से लिया हुआ है। वे सिग्मा SC क्या है, परमिसिबल स्ट्रेस एक्सियल कंप्रेशन की, और Fy इज द यील्ड स्ट्रेस ऑफ स्टील, और FCC इज द इलास्टिक क्रिटिकल स्ट्रेस, E is the modulus of elasticity, which value is 10 × 10⁵ into MPa, और FSC की वैल्यू देख सकते हो पाई स्क्वायर E अपॉन लैम्डा स्क्वायर, वे लैम्डा इज नथिंग बट स्लेंडरनेस रेशियो, ठीक है, एंड लैम्डा इज स्लेंडरनेस रेशियो। और N इज व्हाट इज, इट इज अ फैक्टर जिसकी वैल्यू 1.4 हम अडॉप्ट कर लेते हैं, ठीक है। फिर नेक्स्ट वैल्यूज़, ये एक टेबल है जो आपको जो आप स्टील लेवल में जो दे रखी है, जिसमें हम वैल्यूज़ फाइंड आउट करते हैं परमिसिबल स्ट्रेस की, सिग्मा SC की, इस टेबल का इस्तेमाल करके। यहाँ पे ये Fy वैल्यूज़ दे रखी हैं और ये आपकी स्लेंडरनेस रेशियो की वैल्यूज़ दे रखी हैं। तो आप जो आपको स्टील का ग्रेड, जो आपको स्टील की यील्ड स्ट्रेस दे रखी है उसके करस्पॉन्डिंग आप जो आपका स्लेंडरनेस रेशियो दे रखा है कॉलम का, उसके करस्पॉन्डिंग आप वैल्यूज़ यहाँ पर इजीली सिग्मा SC की फाइंड कर सकते हो, ठीक है। अब नेक्स्ट टॉपिक है अनसपोर्टेड लेंथ ऑफ कॉलम। कॉलम का अनसपोर्टेड लेंथ क्या होता है? देखिए, कॉलम अनसपोर्टेड लेंथ वो लेंथ होती है मैक्सिमम क्लियर डिस्टेंस बिटवीन बॉटम ऑफ द फ्लोर एंड टॉप ऑफ द बीम। जैसे कि अगर आपका मान लीजिए एक कोई कॉलम है, ये आपका कॉलम हो गया, तो इस कॉलम से 2 बीम जा रही हैं, एक आगे की तरफ ये बीम है जिसकी डेप्थ इतनी है, और उसके पीछे की तरफ उसके पीछे की तरफ जो बीम जा रही है उसकी डेप्थ इतनी है, ठीक है। तो फ्लोर से कॉलम के जो बीम है, ठीक है, जो एरिया जिसकी हाइट मैक्सिमम होगी, यहाँ पे A और B जिसकी हाइट मैक्सिमम होगी, वही हम अनसपोर्टेड लेंथ ऑफ कॉलम ले लेंगे। तो डैट यहाँ पर कौन सी वैल्यू ज़्यादा है? A वैल्यू। तो हेंस यहाँ पर A वैल्यू जो है अनसपोर्टेड लेंथ ऑफ कॉलम है, ठीक है। समझ गए इतना कि अगर एक ही कॉलम से 2 बीम जा रही है, ठीक है, तो जाहिर सी बात है जो आपको हाइट होगा, ये जो लेंथ होगी, ये हम जो सबसे ज़्यादा लेंथ होगी वही हम उसको अनसपोर्टेड लेंथ ऑफ कॉलम अज्यूम या मान लेंगे, ठीक है। फिर आता है इफेक्टिव लेंथ ऑफ कॉलम क्या होती है? लेंथ ऑफ कॉलम बिटवीन पॉइंट्स ऑफ जीरो मूवमेंट और डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्शन, ठीक है। तो अगला देखते हैं। फिर आता है स्लेंडरनेस रेशियो। स्लेंडरनेस रेशियो क्या होता है? उससे पहले हम देख लेते हैं रेडियस ऑफ गायरेशन क्या होता है। तो रेडियस ऑफ गायरेशन क्या है? नथिंग बस द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस मल्टीप्लाइड बाय द एरिया, वो हमें मिलता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ठीक है। अगर हम स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस मल्टीप्लाई कर देंगे बाय एरिया से, तो हमें मिल जाएगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया I, ठीक है।
तो ये एरिया है और ये डिस्टेंस है, तो अगर हमने उसको मल्टीप्लाई कर दिया तो ये हमको मिल गया मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो अगर हमने यहाँ पे आर मिनिमम गामा मिनिमम निकाला, दैट इज रेडियस ऑफ गायरेशन निकाला, तो क्या आएगा I/A अंडर रूट। तो ये वैल्यू आपकी होगी अंडर रूट ऑफ I/A। इसको देखिए कंफ्यूज मत हो जाना, दैट इज इक्वल टू I/A। तो स्लैंडरनेस रेशियो विल बी व्हाट, इफेक्टिव लेंथ अपॉन रेडियस ऑफ गायरेशन इज द इफेक्टिव स्लैंडरनेस रेशियो। ठीक है, तो इसको हम इस तरीके से क्या कह लेते हैं, L इफेक्टिव लेंथ अपॉन मिनिमम गामा मिनिमम। ठीक है, तो ये कहलाती है आपका स्लैंडरनेस रेशियो। ये कुछ वैल्यूज़ दे रखी हैं स्लैंडरनेस रेशियो की टेबल में, जैसे कि एक मेंबर दे रखे हैं और ये आपकी वैल्यूज़ दे रखी हैं। तो आपको एटलीस्ट 4 वैल्यूज़ यहाँ पर याद होनी चाहिए। ठीक है, तो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ऑब्जेक्टिव्स में भी पूछा जाता है आपके कंपैरेटिव एग्जाम्स के लिए, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और जो आप पढ़ने जा रहे हो उसके लिए भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्योंकि हमें वैल्यू अक्सर हमें जो न्यूमेरिकल्स वाले क्वेश्चन होते हैं वहाँ पर हमको यहाँ पे वैल्यूज़ लेनी होती है। ठीक है, तो यहीं से हम वहाँ पे वैल्यू अज्यूम करके फिर अपना न्यूमेरिकल को सॉल्व करते हैं। तो आगे देखते हैं, फिर देखते हैं एंगल स्ट्रट्स क्या होता है। एंगल स्ट्रट कंप्रेशन मेंबर कंसिस्टिंग ऑफ सिंगल सेक्शंस आर 2 तरीके के होते हैं, एक कंटिन्यूस मेंबर होता है और एक डिसकंटिन्यूस मेंबर होता है। जैसे कि आप यहाँ पे एक ट्रस देख सकते हो, ऐसा मेंबर जो दो या दो से अधिक एंड पॉइंट से जा रहा हो तो वो मेंबर कहलाता है कंटिन्यूस मेंबर, और डिसकंटिन्यूस मेंबर ऐसा मेंबर जो 2 एंड्स पर फिक्स हो वो कहलाता है डिसकंटिन्यूस मेंबर। ठीक है, जैसे कि तो ये आपका हो गया कंटिन्यूस मेंबर क्योंकि ये 2 एंड से अधिक एंड में और आगे भी जा रहा है, और ये आपका होगा डिसकंटिन्यूस मेंबर क्योंकि ये 2 एंड पर आपका फिक्स हो गया। ठीक है, देख लेते हैं कंटिन्यूस मेंबर्स। कंप्रेशन मेंबर्स कंसिस्टिंग ऑफ सिंगल एंगल भी हो सकते हैं और उसमें डबल एंगल भी हो सकते हैं, जो एक कंटिन्यूस है ओवर नंबर ऑफ जॉइंट्स। ठीक है, मैंने बताया था नंबर ऑफ, जैसे कि ये आपका मेंबर था, ये नंबर ऑफ जॉइंट्स थे, तो ये उसमें कंटिन्यूस हैं, तो उनको हम कहते हैं कंटिन्यूस मेंबर्स। और इसका एग्जांपल देख सकते हैं, टॉप कॉर्ड मेंबर्स ऑफ ट्रस गर्डर। ट्रस गर्डर में हमने देखा था जो टॉप कॉर्ड मेंबर्स होते हैं वो, और जो प्रिंसिपल राफ्टर होते हैं रूफ ट्रसेस के, वो कहलाते हैं कंटिन्यूस मेंबर्स। ठीक है, उसके बाद इफेक्टिव लेंथ of such compression member is adopted between 0.7 and 1.0 times the distance between the center of intersection depending upon the degree of restraint। जो हमें वो degree of restraint provide कर रहा है उस पर भी डिपेंड करता है। ठीक है, अगला देखते हैं discontinuous member। The compression members which are not continuous over a number of joints, that is which extend between 2 adjacent joint, कहलाते हैं डिसकंटिन्यूस मेंबर। जो 2 जॉइंट्स के अंदर फिक्स होते हैं वो कहलाते हैं डिसकंटिन्यूस मेंबर। और दिस में कंसिस्ट ऑफ सिंगल एंगल और डबल एंगल दोनों ही कंसिडर करते हैं, दोनों ही इसमें कंसिस्ट हो सकते हैं। ठीक है, सिंगल एंगल जैसे कि दिस इज़ व्हाट ए सिंगल एंगल, और डबल एंगल कुछ इस तरीके से भी ये हो सकते हैं। ठीक है, हेंस बेंडिंग स्ट्रेसेस। अब क्या नेक्स्ट देखते हैं, जब कभी भी एंगल स्टड गसेट प्लेट से कनेक्ट होता है और किसी अनदर स्ट्रक्चरल मेंबर बाय 1 लेग। तो ये अगर ये कोई भी एंगल है और ये अगर ये गसेट प्लेट से कनेक्टेड है सिर्फ एक लेग से, ठीक है, ये आपकी गसेट प्लेट हो गई और ये आपका एंगल सेक्शन हो गया। और अगर ये सिर्फ एक ही सेक्शन से यानी कि एक ही लेंथ से यहाँ इसमें अटैच्ड है, ठीक है, तो द लोड ट्रांसमिटेड टू द स्ट्रट इज एसेंट्रिक। तो जो स्ट्रट पे जो लोड ट्रांसफ़र होगा वो एसेंट्रिक होगा, और क्योंकि लोड एसेंट्रिक है, एसेंट्रिक मतलब सीजी से कुछ दूरी पर लोड लगना। अगर ये कोई एरिया है और अगर इसकी सीजी यहाँ पर है, तो अगर इसकी सीजी से कुछ दूरी पर लोड लग रहा है तो ये जो लोड कहलाएगा दिस विल बी एन एसेंट्रिक लोड। ठीक है, मान लीजिए ये पूरा एरिया है आपका, इस तरीके से प्लेट है, ये आपका सीजी पॉइंट है और सीजी से कुछ दूरी पर लग रहा है, तो ये आपका एसेंट्रिक लोड हुआ। और अगर एसेंट्रिक लोड है हेंस तो बेंडिंग स्ट्रेसेस भी डेवलप होंगी डायरेक्ट स्ट्रेसेस के साथ साथ। ठीक है, अगला देखते हैं अब सिंगल एंगल स्ट्रट क्या होता है। सिंगल एंगल डिसकंटिन्यूस स्ट्रट, ठीक है, सिंगल एंगल एक एंगल स्ट्रट है और डिसकंटिन्यूस स्ट्रट है। जब उसको कनेक्ट करते हैं किसी गसेट प्लेट के साथ और इसमें सिर्फ एक रिवेट लगा हो, जैसे कि हम यहाँ पे देख सकते हैं गसेट प्लेट से हमने सिंगल एंगल सेक्शन को गसेट प्लेट से कनेक्ट किया है सिर्फ एक रिवेट के साथ, तो इफेक्टिव लेंथ इज एडॉप्टेड एज सेंटर टू सेंटर ऑफ इंटरसेक्शन एट ईच एंड, दैट इज
इफेक्टिव लेंथ जो इस केस में होगी, इस रिवेट के सेंटर और इस रिवेट के सेंटर के बीच की जो दूरी होगी वो कहलाएगी एल इफेक्टिव लेंथ, ठीक है। और एक्सियल कंप्रेसिव स्ट्रेस कितना हो जाएगा, दिस विल बी 0.8 टाइम्स ऑफ सिग्मा AC, दैट इज परमिसिबल स्ट्रेस। जो रिड्यूस हो जाती है वो रिड्यूस होती है 20% से, परमिसिबल स्ट्रेस की वैल्यू रिड्यूस हो जाती है, ठीक है। पहले कितना था सिग्मा AC, अब अगर इस तरीके का कोई मेंबर है, स्ट्रट है, तो उसकी वैल्यू 0.8 सिग्मा AC हो जाएगी, हैंस 20% से उसकी वैल्यू रिड्यूस हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद जो स्लेंडरनेस रेशियो होता है ऑफ सच सिंगल स्ट्रट शुड नॉट एक्सीड 180, ठीक है। इस सिंगल एंगल स्ट्रट का जो डिसकंटिन्यूअस है उसका स्लेंडरनेस रेशियो 180 से अधिक ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है। अगला देखते हैं, सिंगल एंगल अगर डिसकंटिन्यूअस स्ट्रट है, अगर इसको हम कनेक्ट कर रहे हैं विद 2 और मोर नंबर ऑफ रिवेट्स, यानी कि ये जैसे आप देख सकते हो ये सिंगल एंगल है और ये हमने 2 नंबर ऑफ रिवेट्स लगाए हुए हैं, ठीक है, 2 नंबर ऑफ रिवेट्स का इस्तेमाल किया हुआ है, और या तो हम इसको वेल्डिंग से जोड़ा हुआ है, तो इसकी जो इफेक्टिव लेंथ हो जाएगी क्या होगी, 0.85 L हो जाएगी। एंड द अलाउएबल वर्किंग स्ट्रेस होता है, इट करस्पॉन्ड्स टू द स्लेंडरनेस रेशियो ऑफ द मेंबर इज नॉट रिड्यूस, दैट इज सिग्मा AC हमारा रिड्यूस नहीं होता है, तो सिग्मा AC की वैल्यू सेम रहेगी, ठीक है। अगर हम 2 रिवेट से ज़्यादा प्रोवाइड कर रहे हैं और अगर हम सिंगल रिवेट प्रोवाइड कर रहे हैं तो उसमें हमारी 20% से वैल्यू रिड्यूस हो जाएगी। ये आपको याद रखना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है। अगला देखते हैं, लोकल बकलिंग ऑफ फ्लैंज एंड वेब प्लेट ऑफ आई सेक्शन, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, याद रखिएगा इसे, ठीक है। समझ लेते हैं इसे। तो विड्थ ऑफ आउटस्टैंड क्या होती है, जैसे कि ये आपका हमने आई सेक्शन बनाया है, ठीक है। अब इसमें हमने ये प्लेट्स जोड़ दी हैं, ऊपर और नीचे दोनों जगह प्लेट्स जोड़ दी हैं, इसको हमने रिवेट से इस तरीके से जोड़ा हुआ है, ठीक है। तो जो आउटस्टैंड होता है, विड्थ ऑफ आउटस्टैंड की जो विड्थ होती है ये मेजर करते हैं आउटर लाइन ऑफ रिवेट टू एक्सट्रीम एज फॉर बिल्टअप सेक्शन। अब क्योंकि ये बिल्टअप सेक्शन है, ये कैसा सेक्शन हुआ, बिल्टअप सेक्शन, क्योंकि हमने अलग अलग सेक्शन को जोड़ करके एक सेक्शन बनाया है। तो जो विड्थ ऑफ आउटस्टैंड होती है, तो इन रिवेट के आउटर एज से यहाँ के एंड तक, तो ये आपके कहलाती है विड्थ ऑफ आउटस्टैंड। और उसके बाद अगर सिंपल सा आई सेक्शन है हमारे पास, तो ये आप देख सकते हो, तो इसको हम फ्लैंज कहते हैं, इसको हम वेब कहते हैं और इसे भी हम फ्लैंज कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे TF हो गई थिकनेस ऑफ फ्लैंज, B इज़ व्हाट, विड्थ ऑफ फ्लैंज फ्रॉम फेस ऑफ द वेब, ये वेब है, वेब के फेस से जो विड्थ हो गई दैट इज़ B, एंड DW इज़ द डेप्थ ऑफ द वेब, क्योंकि ये वेब है तो ये आपकी DW वेब की डेप्थ हो गई, और TW क्या है, वेब की थिकनेस, ये वेब है तो वेब की थिकनेस क्या हो गई, TW, ठीक है। उसके बाद कुछ नॉर्म्स हैं, IS 800 कहता है टू लोकल बकलिंग को प्रिवेंट करने के लिए ड्यू टू कंप्रेशन, ठीक है, कुछ कंडीशंस हमें सेटिस्फाई होनी चाहिए, जैसे कि B/TF शुड नॉट बी ग्रेटर दैन 16 अकॉर्डिंग टू वर्किंग स्ट्रेस मेथड, एंड DW/TW शुड नॉट बी ग्रेटर दैन 50, ठीक है। और अकॉर्डिंग टू लिमिट स्टेट मेथड, width upon thickness of flange should not be greater than 8.4 according to limit state method, ठीक है। ये कुछ कंडीशंस हैं जिसमें हम लोकल बकलिंग आई सेक्शन में या सेक्शंस में ड्यू टू कंप्रेशन मेंबर, जो मेंबर्स कंप्रेशन को सब्जेक्टेड है, उसमें हम उसको लोकल बकलिंग को प्रिवेंट करने के लिए हम ये कंडीशंस को एडॉप्ट कर सकते हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये अधिकतर एग्जाम्स में पूछ दिया जाता है, ठीक है। तो दिस इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर ऑल योर एग्जाम्स। तो फिर देखते हैं, इफ़ द फ्लैंज एंड वेब प्लेट डायमेंशन एक्सीड द अबव लिमिट, ठीक है, फ्लैंज और वेब प्लेट डायमेंशन अबव प्लेट को एक्सीड कर जाते हैं, देन द एक्सेस विड्थ शुड बी नेग्लेक्टेड, तो हमें एक्सेस विड्थ जो है वो हमें नेग्लेक्ट कर देनी है, तो हमें एरिया कैलकुलेशन के लिए इस्तेमाल नहीं करना है। हेंस द लोड कैरिंग कैपेसिटी इन कंप्रेशन मेंबर विल बी व्हाट, P will be equal to AG into sigma AC, and sigma AC will be what, 0.6 into Fy, ठीक है। उसके बाद देख लेते हैं रोल सेक्शन, हमने बताया हुआ था रोल सेक्शन ऐसे सेक्शन होते हैं जो डायरेक्टली अवेलेबल होते हैं फैक्ट्रीज़ में, जो हमें फैक्ट्री से डायरेक्टली मिलते हैं एक स्पेसिफाइड साइज़ एंड स्पेसिफाइड शेप के लिए, ठीक है। बट हमें पता है कि फैक्ट्रीज़ में बहुत सी लिमिटेशन होती हैं, ड्यू टू लिमिटेशन ऑफ रोलिंग मिल्स रोल सेक्शंस डू नॉट मेट द रिक्वायर्ड क्रॉस सेक्शनल एरिया। अगर हमें मान लीजिए साइट पर एक ऐसा सेक्शनल चाहिए, एक ऐसा सेक्शन चाहिए जो फैक्ट्री में हमें मिल ही नहीं सकता, ठीक है, जो फैक्ट्री में बन ही नहीं सकता, तो हम क्या करेंगे, हम अलग अलग डिफरेंट सेक्शंस को जोड़ करके उस क्रॉस सेक्शनल एरिया का
हम जो है सेक्शन बनाएंगे, तो वो सेक्शन कहलाता है हमारा बिल्टअप सेक्शन। ठीक है, तो इन दैट केस बिल्टअप सेक्शंस आर यूज्ड। ठीक है, बिल्टअप कॉलम्स कुछ इस तरीके से होते हैं, ये फिगर आप देख सकते हो इस तरीके से हैं। ठीक है, ये फिगर आप देख सकते हो। दिस इज दूसरी सेक्शन को हमने इस्तेमाल करके जो बनाया हुआ है, ये हमने दूसरी सेक्शन को आप सामने सामने जोड़ सकते हो और उल्टा भी जोड़ सकते हो, 2 आई सेक्शंस को जोड़ करके, और 4 एंगल सेक्शन को भी आप जोड़ करके एक कॉलम बना सकते हैं। ठीक है, तो built-up columns are widely used in steel construction, especially when effective length are great and compression forces are light. जब effective length ज़्यादा है and compression forces कम है। They are composed of 2 or more parallel main components, 2 या 2 से ज़्यादा parallel main components होते हैं जिनको हम इंटरकनेक्ट करते हैं बाय लेसिंग और बैटन प्लेट्स। ठीक है, तो लेसिंग हमने अभी थोड़ा देखा था, हम इसके आगे देखेंगे, डीप में पढ़ेंगे कि लेसिंग्स क्या होती हैं। एक कनेक्शन के लिए 2 प्लेट्स को 2 सेक्शंस को आपस में कनेक्ट करने के लिए हम लेसिंग्स एंड बैटन्स का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो ग्रेटर द डिस्टेंस बिटवीन द कॉर्ड एक्सिस से ग्रेटर जो डिस्टेंस होगा, द ग्रेटर इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द बिल्ट-अप क्रॉस सेक्शन। ठीक है, कॉर्ड एक्सिस से जितना ही सेक्शन की दूरी होगी उतना ही उसका ज़्यादा मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा। ठीक है, तो the increase in stiffness however is counterbalanced by the increase in weight and cost of connection of the members। ठीक है, तो ये आप देख सकते हैं कुछ हमारे पास बिल्टअप कॉलम्स हैं। ठीक है, बिल्टअप कॉलम है जिनको हमने अलग अलग सेक्शंस का इस्तेमाल करके बिल्टअप कॉलम्स बनाए हुए हैं, और ये आप देख सकते हैं दिस इज कॉल्ड एज, ये हमारी लेसिंग्स है जिसमें हमने कॉलम को जोड़ा हुआ है, और ये हमारे बैटन्स हैं। ठीक है, ये हमारे पैटर्न्स हैं जिनको हमने कॉलम को जिससे जोड़ा हुआ है। ठीक है, तो आगे देखते हैं। इट शुड बी नोटेड दैट बिल्टअप कॉलम्स, स्पेशली बैटन्ड बिल्टअप कॉलम्स, आर मोर फ्लेक्सिबल दैन सॉलिड कॉलम्स विद सेम मोमेंट ऑफ इनर्शिया। दिस इज मस्ट बी टेकन इनटू अकाउंट इन द डिजाइन। ठीक है, क्या कि जो बिल्टअप कॉलम्स होते हैं वो ज़्यादा फ्लेक्सिबल होते हैं दैन सॉलिड कॉलम्स। ठीक है, हेंस अगर उनका सेम मोमेंट ऑफ इनर्शिया है तो। ठीक है, फिर कनेक्टिंग द इंडिविजुअल कंपोनेंट असिस्ट इन होल्डिंग द कंपोनेंट्स इन देयर रिस्पेक्टिव पोजीशन। जैसे कि अगर हमें पता है जब भी हम बिल्टअप कॉलम बना रहे हैं तो 2 सेक्शन से अधिक का इस्तेमाल करके हम कॉलम बना रहे हैं, तो इनको अपनी प्लेस पर रहने के लिए हमें कनेक्ट करना पड़ेगा इनको आपस में। तो जो हम कनेक्शन का जो इस्तेमाल करते हैं वो कहलाती है लेसिंग और बैटनिंग। ठीक है, सिस्टम्स कहलाते हैं लेसिंग और बैटनिंग। तो सच कॉलम, उन कॉलम्स को जहाँ हम लेसिंग करते हैं उनको हम कहते हैं लेस्ड कॉलम, और जहाँ हम बैटनिंग करते हैं उनको हम कहते हैं बैटेंड कॉलम्स। तो देख लेते हैं लेसिंग कॉलम। सबसे पहले देखते हैं लेस्ड कॉलम्स क्या है। लेसिंग कंसिस्ट ऑफ कनेक्टिंग द कंपोनेंट्स ऑफ द कॉलम बाय अ सिस्टम ऑफ जनरल फ्लैट प्लेट्स। ठीक है, अब यहाँ पे देख सकते हो एक सेक्शन ये है, एक सेक्शन ये है। हमने इन दोनों सेक्शन को फ्लैट प्लेट से जोड़ा हुआ है। ठीक है, कंसिस्टिंग ऑफ जनरली फ्लैट प्लेट्स। इन सम केसेस हम एंगल सेक्शंस का भी या चैनल सेक्शन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। दीज आर आइडियलाइज्ड एज स्ट्रेस एलिमेंट्स एंड दे आर सब्जेक्टेड टू आइदर टेंशन और कंप्रेशन। इनमें या तो टेंशन आएगा, ठीक है, या तो टेंशन आएगा या तो कंप्रेशन आएगा। बेंडिंग मूवमेंट इसमें 0 होगा। ठीक है, फॉर दिस प्रोवाइड, अगर हमें चाहते हैं कि बेंडिंग मूवमेंट 0 हो तो यहाँ पे उसके लिए हमें सिर्फ एक रिवेट प्रोवाइड करना होगा। ठीक है, हेंस लेसिंग प्लेट्स में बी 50 mm to 75 mm वाइड एंड 8 mm to 10 mm थिक। ठीक है, इसकी विड्थ दे रखी है और आपको थिकनेस दे रखी है, वैसे भी हम आगे डिस्कस करते हैं। क्या है एंगल ऑफ इंक्लिनेशन। लेसिंग बार्स वेदर इन डबल और सिंगल or doubly system shall be inclined at an angle not less than 40 degree nor more than 70 degree to the axis of the built up member। यहाँ हम देख सकते हैं ये जो एंगल है, ठीक है, थीटा, ये जो एंगल दिया हुआ है ये 40 डिग्री और 70 डिग्री के बीच में ही होना चाहिए। ठीक है, अगर थीटा डिक्रीज करेगा, अगर वैल्यू थीटा की डिक्रीज होगी, ठीक, वैल्यू थीटा की अगर कम हो रही है, जाहिर सी बात क्या है, लेंथ, लेसिंग की लेंथ जो है वो बढ़ेगी, इंक्रीज होगी। ठीक है, हेंस
फिर मैक्सिमम स्लेंडरनेस रेशियो की जो वैल्यू होती है वो 145 होती है, ये आपको याद रखना है। लैम्डा इज इक्वल टू 145, वेरी इंपॉर्टेंट है, अधिकतर काफ़ी एग्जाम्स में इसको पूछ देते हैं। एज फार एज पॉसिबल द लेसिंग सिस्टम शैल बी यूनिफॉर्म थ्रू आउट द लेंथ ऑफ द कॉलम, ठीक है। अब यहाँ पे देख लेते हैं सिंगल लेस्ड, ये आपके सिंगल लेस्ड कॉलम्स हैं और ये आपके डबल लेसिंग वाले कॉलम है। सिंगल लेसिंग में सिंगल लेसिंग इस तरीके से प्रोवाइड कर रखी है और डबल लेसिंग में हम इस तरीके से और इस तरीके से भी हमने लेसिंग प्रोवाइड कर रखी है। तो ये आपका सिंगल लेसिंग हो गया, ये आपका डबल लेसिंग सिस्टम हो गया। तो सिंगल लेस कॉलम, सिंगल लेस सिस्टम ऑन ऑपोजिट फेसेस ऑफ कंपोनेंट बीइंग लेस्ड टुगेदर प्रेफरेबली इन द सेम डायरेक्शन सो दैट वन इज द शैडो ऑफ द अदर। क्योंकि हमें पता है जैसे कि ये कॉलम है, हम लेसिंग यहाँ भी करेंगे और इसके पीछे भी हम लेसिंग करेंगे, ठीक है। तो ये जो दोनों लेसिंग आपकी होती है ये एक सेम की शैडो ऑफ की तरह, यानी कि एक की ये शैडो होनी चाहिए एंड दे शुड बी म्यूचुअली इन ऑपोज्ड इन डायरेक्शन। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो इनकी ये शैडो होनी चाहिए, ठीक है। तो आगे जैसे कि अगर ये आप कॉलम है, इस तरीके से अगर हम कॉलम बनाएं, जैसे कि ये अगर आपके कुछ इस तरीके से कॉलम है, ठीक है, अगर इसको हमने अगर लेसिंग प्रोवाइड करी है इस तरीके से, तो आपको पीछे भी इस तरीके से कॉलम है, तो यहाँ पे भी आपको लेसिंग इस तरीके से प्रोवाइड करनी पड़ेगी, ठीक है। फिर मिनिमम थिकनेस ऑफ लेसिंग बार्स, जो थिकनेस ऑफ फ्लैट प्लेट्स टी मिनिमम शुड बी L1/40। अगर सिंगल लेसिंग है तो L1/40 और अगर डबल लेसिंग है तो L1/60। ये आपकी मिनिमम थिकनेस होनी चाहिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये गाइस कुछ कंडीशंस हैं लेसिंग की, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद रोल सेक्शंस और ट्यूब्स ऑफ इक्विवेलेंट स्ट्रेंथ मे बी परमिटेड इंस्टेड ऑफ फ्लैट्स फॉर लेसिंग्स। एट टॉप एंड बॉटम ऑफ लेसिंग सिस्टम टाई प्लेट्स आर प्रोवाइडेड which are called as battens plates and which prevents distortion of the built up column। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे आपने टॉप रेंज में जो विड्थ प्रोवाइड जो प्लेट प्रोवाइड करी है इसको हम बैटन कहते हैं, ठीक है। तो ये हमारा प्रिवेंट करता है डिस्टॉर्शन ऑफ बिल्ट अप कॉलम, ठीक है। तो विड्थ ऑफ लेसिंग बार देख सकते हैं, इट डिपेंड्स अपॉन नॉमिनल डायमीटर ऑफ रिवेट पे डिपेंड करता है। इन केस ऑफ वेल्डिंग विड्थ ऑफ लेसिंग विल बी 50 mm। अगर हम वेल्डिंग से जोड़ रहे हैं तो उसकी 50 mm होगी विड्थ, और वैसे हमारा डिपेंड करता है नॉमिनल डायमीटर ऑफ द रिवेट। तो अगर नॉमिनल डायमीटर 16 mm है तो इट विल बी 50 mm, 18 है तो 15 mm, 20 है तो 60 mm और 22 है तो 65 mm। ऑलमोस्ट आप कह सकते हो ये जो है 3 गुना होता है नॉमिनल डायमीटर का। तो अगर आपको ऑप्शन में दे रखा है कि 3 गुना है तो आप ये 3 टाइम्स ऑफ नॉमिनल डायमीटर इसको अज्यूम कर सकते हो, ठीक है। तो अब और जो लोड रेजिस्ट होता है, लेसिंग शैल बी प्रपोर्शन टू रेजिस्ट अ टोटल ट्रांसवर्स शियर इक्वल टू 2.5% ऑफ द कॉलम लोड and which shall be divided equally among all the transverse lacing system in parallel planes। जैसे कि जो आपका लेसिंग्स होती हैं, ठीक है, जो लेसिंग हैं आपकी ये रेजिस्ट करती हैं टोटल कॉलम लोड के 2.5% ऑफ कॉलम लोड, ठीक है। और ईच लेसिंग बार ट्रांसफर शियर कितना आएगा V/2। जैसे कि आगे भी ट्रांसफर शियर है, सॉरी आगे भी लेसिंग्स लगी हैं और इस कॉलम के हमने पीछे भी लेसिंग्स का इस्तेमाल किया हुआ है, ठीक है, पीछे भी हमने लेसिंग्स का इस्तेमाल किया हुआ है। तो जो V होगा दैट विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन 2 पार्ट्स, एक आगे वाली लेसिंग में, एक लेसिंग में और एक पीछे वाली लेसिंग में। हेंस फॉर सिंगल लेसिंग सिस्टम ऑफ 2 पैरेलल फोर्स सिस्टम, फोर्सेस इन ईच लेसिंग बार विल बी व्हाट V/2 दैट इज, और अगर एंगल पे है तो इट विल बी sin थीटा, ठीक है। तो हेंस और अगर डबल लेसिंग दी हुई है तो डबल लेसिंग में क्या है, क्योंकि हम डबल लेसिंग में इस तरीके से भी प्रोवाइड करते हैं, तो डबल लेसिंग में डिवाइड बाय 2 कर देंगे तो इट विल बी V/4, और अगर एंगल पे दिया हुआ है तो इट विल बी V/4 sin थीटा, ठीक है। अब हम देखते हैं बैटन्स क्या होते हैं। बैटन्स एक प्लेट्स आर द प्लेट्स और एनी अदर रोल्ड स्टील सेक्शंस जो मेन कंपोनेंट को कंप्रेशन मेंबर के जोड़ता है, ठीक है। बैटन शुड बी प्लेस्ड ऑपोजिट टू ईच अदर ऑन 2 पैरेलल फेसेस ऑफ द कंप्रेशन मेंबर। जैसे कि 2 कंप्रेशन मेंबर्स हैं तो उनको हमें ऑपोजिट फेसेस पर जोड़ना चाहिए, ठीक है। 2 पैरेलल फेसेस पर जो ऑपोजिट हैं उन पर जोड़ना चाहिए। जैसे कि अगर हम दिखाएं आपको इस तरीके से,
तो ये अगर ये आपके दिस इज द कॉलम, ठीक है, ये आपका एक लिस्ट कॉलम है, तो इसको हमने कुछ इस तरीके से जोड़ा है, सॉरी फिगर कुछ अलग बन गई। अगर हमने इसको इस तरीके से जोड़ा हुआ है बैटन्स को, तो इसके पीछे भी, ठीक है, इसके पीछे भी हम इस एलिमेंट्स को कुछ इस तरीके से जोड़ेंगे, फ्लैट प्लेट से ही जोड़ेंगे, ठीक है। तो ये इसके ऑपोजिट फेस पर बैटन हो गया और ये सामने से बैटन हो गया, ठीक है। एंड नंबर ऑफ बैटन्स इन अ कॉलम शुड बी सच दैट मेंबर इज डिवाइडेड नॉट लेस देन 3 पेज, यानी कि मेंबर इतने आप बैटन्स प्रोवाइड करने हैं कि मेंबर जो है 3 बेस से लेस नहीं होना चाहिए। बेस मतलब जैसे कि अगर आपने ये कुछ अगर हम सामने से देखें तो एक आपका बैटन ये हो गया कॉलम जोड़ने के लिए, एक बैटन ये हो गया, ठीक है, और बेस एक बे ये हो गया, 2 बे और 3 बे, ठीक है। तो 3 बे में आप कॉलम को आपका कॉलम 3 बेस में होना चाहिए, 1, 2 एंड 3 बेस, ठीक है। तो मिनिमम इतने ही आप पैटर्न रखने हैं कि 3 बे में वो डिवाइड हो जाए कॉलम, ठीक है। इट बिहेव लाइक अ स्मॉल बीम, जो जिस पे बेंडिंग मोमेंट भी आता है। एंड इफेक्टिव लेंथ ऑफ बैटन कॉलम शुड बी इंक्रीज बाय 10%। नंबर ऑफ बैटन प्लेट्स हमें जो इस्तेमाल करनी है वो मिनिमम 4 का इस्तेमाल करनी है, और ताकि जो हमारे जो कॉलम में जो बेस डिवाइड होंगे कितने होंगे, 3 मिनिमम बेस डिवाइड हो जाए, ठीक है। अगर हम 4 प्रोवाइड करेंगे तो ऑब्वियस साइड बात है 3 बेस हमारा बन जाएंगे, ठीक है। अगर हमने 4 प्रोवाइड किए इस तरीके से आप कॉलम में देख सकते हो, अगर हमने 4 बेस प्रोवाइड किए तो एक बे ये हो गया, दूसरा बे एंड तीसरा बे, 1 बे, 2 बे एंड 3 बे, 3 बेस में हमने कॉलम को डिवाइड कर दिया। और जो मिनिमम नंबर ऑफ बैटन्स कितने हो गए, 1, 2, 3, 4 नंबर ऑफ मिनिमम बैटन्स हमारे पास हो गए। फिर इफेक्टिव स्लेंडरनेस रेशियो इज इक्वल टू 1.10 ऑफ मैक्सिमम नॉर्मल स्लेंडरनेस रेशियो, ठीक है। तो इफेक्टिव स्लेंडरनेस रेशियो हम 1.10 से इंक्रीज कर देंगे। इन एन इफेक्टिव डेप्थ शुड नॉट बी लेस देन द डिस्टेंस बिटवीन द सेंट्रॉइड ऑफ द कंपोनेंट मेंबर्स, यानी कि यहाँ पे आप देख सकते हो दो सी सेक्शन हमने जोड़े हुए हैं, ठीक है। तो ये ऐसे स्पेसिंग, ये 2 मेंबर्स बीच की ऐसे स्पेसिंग हो गई, और ये आपका हो गया सेंटर ऑफ ग्रेविटी, यहाँ से ये डिस्टेंस सी जी, यहाँ से ये डिस्टेंस सी जी, तो ये और इस सी जी और इन सी जी बीच की डिस्टेंस कितना हो गया, अल्फा एंड दिस, तो यहाँ पे, और ये आपकी भी हो गई विड्थ ऑफ फ्लैंज, विड्थ ऑफ दिस फ्लैंज, और डी इज द इफेक्टिव डेप्थ ऑफ दिस बैटन प्लेट बिटवीन 2 रिवेट्स के बीच की जो दूरी होगी, दिस इज द इफेक्टिव डेप्थ, और जो ऊपर से लेकर नॉर्मल डेप्थ होगी दैट इज द नॉर्मल डेप्थ। तो इफेक्टिव डेप्थ शुड नॉट बी लेस देन द डिस्टेंस बिटवीन द सेंट्रॉइड ऑफ द कंपोनेंट मेंबर, यानी कि अगर ये एक सेंट्रॉइड है, एक सेंट्रॉइड ये है, तो इन दोनों के बीच की दूरी से डिस्टेंस कम नहीं होना चाहिए इफेक्टिव डेप्थ का, शुड नॉट बी लेस देन, ये नॉट लेस देन का साइन है, ठीक है। And effective depth should not be less than twice the width of one component of the batten of the plane of batten, that is D should not be less than 2B, ठीक है, DE that is the effective depth, and thickness of batten should be greater than or equal to alpha upon 50, ये भी important है, याद रखना है, ठीक है। And transverse shear force is shared equally by n number of parallel planes, hence transverse shear force on each batten plate कितना होगा, V by n, ठीक है। अगर यहाँ पे ट्रांसवर्स फोर्स के नंबर ऑफ बैटन इक्वली बैटन जो लगे हुए हैं वो आपका शेयर करेंगे लोड, जो आपका लोड आया तो एक बैटन ये होगा और एक बैटन इसके पीछे होगा, तो ये दोनों बैटन जो हैं इक्वली लोड को शेयर करेंगे, ठीक है। तो अगर n पैरेलल प्लेन्स हैं, ठीक है, यानी कि अगर n पैरेलल प्लेन्स है, एक प्लेन ये हो गया, एक प्लेन ये हो गया, ठीक है, तो जितने नंबर ऑफ पैरेलल प्लेन्स हैं उतने में आपको डिवाइड कर दोगे लो ट्रांसवर्स शियर फोर्स को, ठीक है। फिर बैटन शुड बी डिजाइन टू कैरी बेंडिंग मोमेंट एंड शियर फोर्स अराइजिंग फ्रॉम ट्रांसवर्स शियर फोर्स, ट्रांसवर्स शियर फोर्स के कारण जो उसमें बेंडिंग मोमेंट और शियर आ रहा है उसके लिए हमको उसको डिजाइन करना होता है, विच इज 2.5% ऑफ द टोटल कॉलम लोड ऑन कंप्रेशन मेंबर, और इसमें जो लॉन्गिट्यूडनल शेयर होता है कितना आता है, VC बाई एन अल्फा, और जो लॉन्गिट्यूडनल मूवमेंट आएगा दैट विल बी इक्वल टू VC बाई ट्वाइस ऑफ एन, ठीक है। VC अपॉन एन क्या मतलब, जितने भी नंबर ऑफ पैरेलल प्लेन्स होंगे, ठीक है, उनमें हमने डिवाइड करना है। जैसे दो हमारे बैटन, ये हमारे बैटन्स हैं, एक बैटन ये है, एक बैटन ये है, तो जितने नंबर ऑफ प्लेन्स आ रहे हैं इनमें हमको डिवाइड करना है
जो उस पर फोर्स आ रहा है, ट्रांसवर्स शीयर, यानी कि दिस इज द ट्रांसवर्स शीयर विच इज एक्टिंग ऑन दीज प्लेट्स, ठीक है। और कितना आएगा 2.5% ऑफ द टोटल कॉलम लोड, यानी कि अगर टोटल कॉलम लोड P लग रहा है तो इसका 2.5% आपका आएगा। हर प्लेन पर वो n नंबर ऑफ टाइम, n नंबर जितनी प्लेन्स होंगी उस पर वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, ठीक है। एंड में देखते हैं कॉलम स्प्लाइसिंग क्या होती है। पहले हमने लेसिंग पढ़ा, फिर हमने बैडेंस पढ़ा, अब हम पढ़ लेते हैं कॉलम स्प्लाइसिंग। स्प्लाइसिंग इज डन टू इंक्रीज द लेंथ ऑफ द कॉलम, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे कि आप इस फिगर में देख सकते हो, एक आई सेक्शन का कॉलम है, एक सेक्शन आई सेक्शन का कॉलम ये है। हमने इन दोनों सेक्शन को जोड़ने के लिए ये इन प्लेट्स का इस्तेमाल कर दिया है, ठीक है। इन प्लेट्स को हमने जोड़ दिया है ताकि तो ये प्लेट्स कहलाती हैं हमारी स्प्लाइसिंग, ठीक है। अब द मोस्ट सूटेबल लोकेशन क्या है, h/3 to h/4 फ्रॉम टॉप एंड बॉटम लेवल ऑफ द फ्लोर, ठीक है। या तो h/3 से h/4 के नीचे से h/3 या h/4, या ऊपर से h/3 h/4 से हम वहाँ पर लोकेशन जो होगी इसकी स्प्लाइस प्लेट प्रोवाइड करने की वो ये रहती है। और अगर मशीन एंड है, इट इज अज्यूम दैट 50% लोड जो है तो ट्रांसफर होता है थ्रू बियरिंग एक्शन और रेस्ट 50% इज ट्रांसफर थ्रू स्प्लाइस एक्शन। अब ये बियरिंग एक्शन क्या है देख लीजिए। मान लीजिए टोटल कॉलम लोड P लगा, अगर हम चाहते हैं कॉलम का लोड इस कॉलम से इस कॉलम पर डायरेक्टली ट्रांसफर हो जाए, ठीक है, यानी कि एंड से, इसके जो एंड दिया हुआ है, एक कॉलम एंड है, जो दोनों के एंड से ही कॉलम लोड ट्रांसफर हो जाएगी, ये एंड से ये एंड। आप देख रहे हो एक आई सेक्शन ये हो गया, एक आई सेक्शन ये हो गया। अगर दोनों चाहते हो इसी से डायरेक्ट एक्शन से ट्रांसफर हो जाए तो ये कहलाता है बियरिंग एक्शन, ठीक है। और अगर आप स्प्लाइसिंग एक्शन से चाहते हो तो क्या होता है, आप देख सकते हो कि या तो आप इसके अगर आप चाहते हो स्प्लाइसिंग से ट्रांसफर हो तो उसमें क्या करना पड़ेगा, आपको यहाँ पर थोड़ी सी स्पेस प्रोवाइड करनी पड़ेगी, ठीक है। और स्पेस प्रोवाइड करने के बाद आपको यहाँ पे स्प्लाइस लगानी होगी ताकि जो लोड आ रहा है ये इन स्प्लाइसिस के जरिए पहले लोड आई सेक्शन से स्प्लाइस में ट्रांसफर हो और फिर ये यहाँ से इन स्प्लाइस पर इस दूसरा आई सेक्शन पर ट्रांसफर हो। तो दो एक्शन से लोड ट्रांसफर होगा, एक तो डायरेक्ट बियरिंग से और एक स्प्लाइसिंग से। तो बियरिंग एक्शन से भी 50% ट्रांसफर होता है और स्प्लाइस एक्शन से 50% लोड ट्रांसफर होता है, ठीक है। और अगर कॉलम ये कब होगा, जब मशीन एंड्स हैं, ठीक है। मशीन एंड मतलब जो आपका एंड है, जो आपका आई सेक्शन का, जैसे कि अगर ये आपका आई सेक्शन है तो ये जो एंड है ये आपका एकदम स्मूथ है, ठीक है, ये आपका एकदम स्मूथ है। और अगर ये स्मूथ नहीं है, जैसे कि अगर मान लीजिए ये एंड आपका स्मूथ नहीं है, कुछ इस तरीके से है और ये भी आपका एंड कुछ इस तरीके से है, तो क्या होगा, इफ कॉलम एंड अगर स्मूथ नहीं है देन एंटायर लोड इज अज्यूम्ड टू हैव बीन ट्रांसफर्ड थ्रू स्प्लाइस प्लेट एंड कनेक्शंस ओनली, ठीक है। अगर मशीन एंड नहीं है, यानी कि जो आपका एंड है ये स्मूथ नहीं है, तो सारा का सारा जो लोड ट्रांसफर होगा वो स्प्लाइस प्लेट्स के थ्रू ही ट्रांसफर होगा। सिंस two splice plates exist, hence each splice plate carries a load of P/4। क्यों लोड आया, हमें पता है स्प्लाइस प्लेट जो ट्रांसफर करता है कितना, ये स्प्लाइस प्लेट्स हो गई, ये हमारा आई सेक्शन हो गया कॉलम का, ये हमारा कॉलम हो गया, ठीक है। तो हमने स्प्लाइस प्लेट्स के जरिए हमने लोड ट्रांसफर हुआ। अब अगर ये रोल एंड नहीं है तो सारा लोड इससे ट्रांसफर होगा, स्प्लाइस से ट्रांसफर होगा। तो और अगर रोल है तो आपका कुछ डायरेक्ट बेयरिंग से भी होगा और कुछ स्प्लाइस प्लेट से भी होगा। तो हमें पता है स्प्लाइस प्लेट जो लोड ट्रांसफर करती है कितना, P/2 ट्रांसफर करती हैं। अब क्योंकि ये दो प्लेट्स लगी हैं, एक इस तरफ और एक इस साइड में, तो ये आपका ये फिर से दो पार्ट में डिवाइड होगा, तो P/4 हाफ यहाँ से डिवाइड हुआ और P/4 यहाँ पे, यानी कि दोनों प्लेट्स, ईच प्लेट विल रेजिस्ट P/4 अमाउंट ऑफ फोर्स, ठीक है। और ये हमने हाइट देख सकते हैं, आप जो प्लेट प्रोवाइड कर सकते हैं आप h/3 to h/4 फ्रॉम टॉप और h/3 to h/4 फ्रॉम बॉटम, ठीक है। और इफ कॉलम इज सब्जेक्टेड टू मूवमेंट m also, then splice plate must also resist additional force by m/h। अब क्योंकि मूवमेंट भी आ रहा है, इस मूवमेंट के कारण कुछ फोर्स भी आएगा, तो जो मैक्सिमम फोर्स स्प्लाइस प्लेट में कितना होगा, P/4 प्लस m/h, ठीक है। अब ये एक चीज़ और है, अब यहाँ पे आप ये जो स्प्लाइसिंग है ये कहलाती हैं फ्लैंज स्प्लाइसिंग, क्योंकि ये फ्लैंज को जोड़ रही हैं, तो दिस विल बी कॉल्ड एज फ्लैंज स्प्लाइसेस, ठीक है। इन्हें हम फ्लैंज स्प्लाइस कहते हैं। अगर हम वेब पे प्रोवाइड करते हैं यहाँ पर तो ये कहलाएंगी आपकी वेब
स्प्लाइसेस, ठीक है, दीज विल बी द वेब स्प्लाइसेस, ठीक है। यहाँ देख सकते हो, इफ शेयर फोर्स इज ऑल्सो एक्टिंग एट द कॉलम स्प्लाइस देन अ वेब स्प्लाइस मस्ट बी डन ऑन बोथ द साइड। अगर शेयर भी आ रहा है तो वेब स्प्लाइस हमें दोनों तरफ लगानी पड़ेगी, एक इस तरफ और एक इसके पीछे। द रिवेट इन वेब स्प्लाइस आर सब्जेक्टेड टू डबल शेयर एंड बेयरिंग, बट रिवेट इन फ्लैंज स्प्लाइस में क्या है, सब्जेक्टेड टू सिंगल शेयर एंड बेयरिंग, ठीक है। वेब स्प्लाइस में डबल शेयर आएगा और सिंगल, और अगर आपका फ्लैंज स्प्लाइस है तो आप उसमें सिंगल शेयर आएगा, और दोनों में ही बेयरिंग आएगा ही आएगा, ठीक है। सो गाइस, दिस इज द एंड ऑफ अवर लेक्चर ऑन कंप्रेशन मेंबर। आई होप आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा, और इसे प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें, ठीक है। और ये लेक्चर पूरा डिटेल हमने आपको बताया हुआ है कंप्रेशन मेंबर में। इसके आगे आपको किसी भी एग्जाम्स के लिए ज़रूरत नहीं पड़ेगी, इतना ही मैक्सिमम है, चाहे आप कंपेरेटिव एग्जाम दे रहे हो, चाहे आप कोई भी एग्ज़ाम प्रोवाइड दे रहे हो, ठीक है। तो इतना सफिशिएंट है आपके लिए। हम डिज़ाइनिंग, अब जो डिज़ाइनिंग का पार्ट है वो हम जो कन्वेंशनल पार्ट यानी कि जो सॉल्व्ड न्यूमेरिकल्स होते हैं वो हम अगले लेक्चर में कवर कर लेंगे, ठीक है। तो इतनी थोड़ी मैक्सिमम है। अगर आप किसी भी कंपेटिटिव एग्जाम के लिए प्रिपेयर करना चाहते हो तो इतना सफिशिएंट मटेरियल है आपके पास कि आप ये पढ़ करके कंप्रेशन मेंबर आपका आराम इजीली पार्ट कवर अप हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद हम बस एक लेक्चर और लेकर आएंगे जिसमें हम आपको डिज़ाइन करना सिखाएंगे, कैसे डिज़ाइन करते हैं, डिज़ाइनिंग के स्टेप्स बताएंगे, और न्यूमेरिकल्स हम उस पर सॉल्व करवाएंगे। तो गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक्स अ लॉट।